विद्युत धारा क्या होता है? किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि जल धारा होता है, क्या होता है कि किसी पाइप से प्रति सेकंड कितना पानी बह रहा है उसको हम कहेंगे जल धारा। या किसी नदी से पानी की देख रहे हैं बह रहा है तो पानी की मात्रा जो बह रही है उसी को आप कहते हो जल धारा। ठीक उसी प्रकार विद्युत धारा क्या होता है, किसी तार में प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रवाहित आवेश बटे समय। आवेश को Q से और समय को हम T से लिखते हैं। नाउ आवेश का मात्रक कूलाम, T का मात्रक सेकंड, यानी कि विद्युत धारा का जो मात्रक होगा, I का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड। SI ने इसका जो नाम रखा है वो एम्पियर रखा। एम्पियर, ठीक है। एम्पियर साइंटिस्ट के नेम पर यानी उनके सम्मान में इस विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर रखा गया है। और जो विद्युत धारा ये मूल राशि है, मूल राशि है, 7 मूल राशियां होती हैं। 7 मूल राशियों में एक मूल राशि विद्युत धारा भी होती है। और इसका विमीय सूत्र अगर लिखा जाएगा, विमा धारा की जो विमा होती है वो ए से लिखा जाता है। ये जो I इक्वल टू क्यू बाई टी है ये तब के लिए है जब धारा कैसा हो, नियत हो, यानी कि आवेश प्रवाह की दर क्या हो, नियत हो। और अगर यदि आवेश प्रवाह की दर परिवर्ती हो, आवेश प्रवाह की दर परिवर्ती हो, तो उस केस में जो धारा लेंगे उसमें हम औसत धारा निकालेंगे। औसत धारा क्या होगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। यानी डेल्टा टी समय में अगर डेल्टा क्यू आवेश फ्लो हो गया तो औसत धारा हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा क्यू का मतलब होता है क्यू टू माइनस क्यू वन और डेल्टा टी का मतलब होता है टी टू माइनस टी वन। ठीक है, और अगर आपको किसी इंस्टेंट, किसी समय पर, किसी क्षण पर पता करना धारा, यानी कि 5वें सेकंड 10वें सेकंड में कितनी धारा, तो उस केस में आपको यहाँ पर अगर तात्क्षणिक धारा निकालना है, तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक धारा आई, ये क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इसको हम डेरिवेटिव से बदल देते हैं डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, तात्क्षणिक धारा का मतलब समय बहुत कम करना है, बहुत छोटा है, जीरो के करीब, इसीलिए कहते हैं डेल्टा टी जो है समय अंतराल है वो जीरो के पास में है। तो उस केस में ये डी क्यू बाई डी टी हो जाता है, अवकलन से बदल जाता है। और अगर आपको यहाँ से पता चला कि आवेश की मात्रा निकालना हो तो आवेश की मात्रा क्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। दिशा की बात करें अगर कि विद्युत धारा आखिर किस दिशा में प्रवाहित होता है, तो जिस दिशा में तार में धनावेश प्रवाहित होता है उसी दिशा में ये विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि धारा की दिशा क्या होगी, जो धारा की दिशा होती है वो धनावेश की दिशा होता है, यानी धनावेश के चलने की दिशा होती है। और ऋणावेश के विपरीत दिशा में, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर चलेगा उसके विपरीत दिशा में। ऋणावेश, ऋणावेश का मतलब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, के विपरीत। ठीक है, अगर धारा पूरब से पश्चिम बह रही होगी किसी तार में तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे होंगे, एकदम अपोजिट होते हैं। और ये जो धारा होता है ध्यान रखिएगा अदिश राशि है, सदिश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सदिश योग का नियम नहीं लगता है। ठीक है, तो ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। धारा का मात्रक हमने जाना एम्पियर होता है, तो अगर मैं बात करूं एक एम्पियर क्या होगा, तो एक एम्पियर का मतलब एक कूलाम बटे एक सेकेंड। और एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 का घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 6.25 गुणे 10 का घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। मतलब कि किसी चालक में
अगर कहा जाए कि 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब हो गया कि उसमें जो 1 सेकंड में 6.25 गुणे 10 का घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजर गए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, यानी उसके क्रॉस सेक्शन से, तार के क्रॉस सेक्शन से। ओके, नाउ आगे देखा जाए कि जो धारा होता है वो क्यों बहता है, क्योंकि धारा बहने का मतलब है क्या है, उससे आवेश फ्लो हो रहा, आवेश प्रवाहित हो रहा है। नाउ अगर हम बात करें आवेश वाहक की, आवेश वाहक यानी कि जो आवेश कैरी करते हैं, तो आवेश वाहक जो होते हैं, अगर हम बात करेंगे धात्विक चालकों की, तो चालक में जो आवेश वाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैद्युत अपघट्य की अगर बात करें, वैद्युत अपघट्य यानी कि सेल का जो घोल होता है उसमें जो आवेश वाहक होते हैं वो आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन। जबकि हम बात करेंगे अगर अर्धचालकों की, तो अर्धचालकों में जो आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और कोटर भी होते हैं, ठीक है। तो आवेश वाहक अगर चालक है, धात्विक चालक है, धात्विक चालक, तो धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं आवेश वाहक, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर वैद्युत अपघट्य या विद्युत अपघट्य आ जाए, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य में आयन होते हैं, यानी धनायन और ऋणायन होते हैं आवेशवाहक। और अगर बात करें अर्धचालकों की, अर्धचालक जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं इनके उदाहरण, तो इसमें अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन व कोटर। कोटर क्या है, जब इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ देता है तो उस जगह पर एक वैकेंट क्रिएट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बराबर ही वहां मान सकते हैं कि धनावेश आ गया, तो उसको हम कहते हैं कोटर। कोटर का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का छोड़ा हुआ स्थान है, ठीक है। यानी अगर कोटर पर आवेश बात किया जाए तो जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही होता है, बस खाली उसके विपरीत होता है, यानी प्लस का आवेश होता है। आगे बात करें धात्विक चालकों में, जो धात्विक चालक होंगे उनमें विद्युत चालन कैसे होता है, विद्युत चालन, जो धात्विक चालक होंगे उनमें जो विद्युत चालन होता है उसको हम समझ सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या कहता है कि जितने भी पदार्थ हैं, अगर धातुओं की बात करते हैं, जो धातुएं हैं वो एटम से मिलकर बनी है, परमाणुओं से मिलकर बनी है। परमाणु के अंदर पाया जाता है एक नाभिक, उस नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसी के चारों ओर क्या करता है, अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करता रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो यहाँ नाभिक में प्रोटॉन मौजूद है उस पर क्या करते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं, जिससे ये बंधे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के ज्यादा पास होगा उस पर बल उतना ज्यादा लगेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नाभिक से दूर होता जाएगा वैसे वैसे उस पर बल कम होता जाएगा। और जो सबसे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होगा उस पर बल बहुत कम हो जाएगा। उस जो सबसे बाह्यतम कोष होता है उस कोष को कहते हैं हम संयोजी कोष, और संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं में, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन पर नाभिक का आकर्षण बहुत कम हो जाता है, और जब बहुत कम आकर्षण है तो वो रैंडमली क्या करते हैं, उस पदार्थ के अंदर घूमते रहते हैं। जो भी चालक है, जो भी धातु है, उसके अंदर क्या करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वेच्छा से गति करते रहते हैं, ठीक है। और जब ये स्वेच्छा से गति करते हैं, इनकी जो गति है वो गैस के अणुओं से हम कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। जैसे गैस के जो अणु होते हैं वो किसी बर्तन में रख दिया जाए तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर हमेशा गतिमान रहते हैं, गतिशील रहते हैं। और ऐसा करते समय वो क्या करेंगे, जब चलेंगे तो बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, परमाणुओं से, उससे अणुओं से टकराते रहते हैं, गैस के अणुओं से टकराते रहते हैं। उसी प्रकार जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी धातु के अंदर
क्या करेंगे, ये घूमेंगे, चलते रहेंगे और धनायनों से टकराते रहेंगे। ठीक है, तो धनायनों से टकराते हैं, एकदम इनका बिहेवियर जो है वो गैस के अणुओं की तरह है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन गैस कहा जाता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गैस। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका बिहेवियर एकदम उसी तरह से जैसे कि बर्तन के अंदर रखे हुए जो गैस होते हैं, गैस के अणु होते हैं। ठीक है, अब ये जब गैस इलेक्ट्रॉन गैस नाम दिया गया, मतलब इनका पूरा जो भी हम फिनोमेना इनका स्टडी करना चाहे एकदम गैस से कंपैरिजन कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्यों चलते रहते हैं, तो ये ऊष्मीय विक्षोभ के कारण चलते हैं, ऊष्मा के कारण चलते हैं, यानी कि ऊष्मा के कारण इनके अंदर क्या आता है, एक वेग आता है, उस वेग को हम ऊष्मीय वेग कह सकते हैं। ठीक है, और ये जब चलेंगे तो क्या करेगा, जैसे ये जाएगा किसी धनायन से टकराया, टकराने के बाद फिर दिशा बदलेगा, फिर दूसरे से टकराएगा, इस तरह से ये टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ऐसे चलते रहते हैं। यानी कि इनको जो चलने का रास्ता होता है वो जिगजैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ये चूज करते हैं। ये तब की बात हो रही है जब विद्युत धारा हम प्रवाहित नहीं कर रहे। जब इनका रास्ता जिगजैग है, रैंडम है, तो जब कभी स्वेच्छा से कोई गति करता है तो उसका जो औसत वेग लिया जाता है वो 0 होता है। जैसे कि गैस के अणुओं का औसत वेग क्या होता था, 0 होता था। ठीक उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनका भी जो औसत वेग होगा वो 0 होगा। यानी कि अगर इनका हम औसत ऊष्मीय वेग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, औसत ऊष्मीय वेग, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका औसत ऊष्मीय वेग निकाला जाए, u बराबर u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट, जितने इलेक्ट्रॉन, अगर n इलेक्ट्रॉन तो un बटे n वेक्टर होता है, ध्यान रखें, वेग है। तो जब सबका औसत निकालते हैं तो ये क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर है यहाँ पर, कोई ना कोई तो उसके अपोजिट मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए ये क्या करते हैं, एक दूसरे के वेग को कैंसिल कर देते हैं, तो इनका औसत ऊष्मीय वेग क्या आ जाता है, 0। और जब औसत ऊष्मीय वेग 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि इसमें आई भी क्या होता है, 0 होता है। जब तक आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, कोई सोर्स इस पर लगाएंगे नहीं, तब तक तार में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी, भले ही मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घूमते रहते हैं। ओके, तो गैस के अणुगत सिद्धांत के अनुसार अगर हम जाने तो जो गैस के अणु होते हैं उनकी जो स्पीड होती थी वो Vrms स्पीड होती थी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वर्ग माध्य मूल वेग, ये होता था अंडर रूट 3kT/m। यहाँ जो k होता है ये कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक कहलाता है। और k का जो मान होता है वो होता है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन होता है। T क्या है, T यहाँ पर कहलाता है ताप। अगर कमरे की ताप पर बात करें, कमरे की ताप जो होता है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी उसमें 273 जोड़ोगे तो 300 आ जाएगा। तो ताप अगर है, अगर हम इसको 300 केल्विन कर ले, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये सारा मान अगर उठाकर इसमें रखेंगे तो जो Vrms आएगा, Vrms का मान आता है 1.17 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अप्रॉक्स में ये 10 का घात 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक के भीतर घूमते रहते हैं, यानी काफी ज्यादा इनका वेग होता है, 10 का घात 5 मीटर पर सेकंड। समझ सकते हो कि बहुत हाई स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस पदार्थ के भीतर घूमते रहते हैं। ठीक है, नाउ आगे हम बात करें माध्य मुक्त पथ क्या होता है। माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ का मतलब होता है, पहले जाने मुक्त पथ क्या होता है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पदार्थ के अंदर, चालक के अंदर घूमता रहता है जिगजैग पथ पर। क्यों, और वो क्या करेगा, तब धनायनों से टकराता है, तब उसकी दिशा बदलती नहीं, तो वो सीधी लाइन में चलता है। तो दो टक्करों के बीच का जो रास्ता होता है उस रास्ते को कहा गया है मुक्त पथ। मुक्त पथ क्या है, इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य चली गई दूरी
चली गई दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन धनायनों से जो टकराता है तो दो टक्कर क्रमागत लेंगे जिसमें वो सीधी लाइन पर चलता है, तो उस केस में जो चली गई दूरी होती है उसी दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। और जितनी भी दूरियां हो सभी इलेक्ट्रॉनों का, उनको क्या करें, उनका औसत निकाल लें, उस औसत को कहेंगे हम माध्य मुक्त पथ। तो माध्य मुक्त पथ को लैम्डा बार से लिख दें। इसका मतलब पहले द्वारा चली गई दूरी प्लस दूसरे द्वारा प्लस तीसरे द्वारा जितने हों सबके द्वारा चली गई दूरी। n इलेक्ट्रॉन है तो n लिख लेंगे, बटे n कर लेंगे, तो ये औसत दूरी हो जाएगी, यानी कि ये माध्य मुक्त पथ हो जाएगा। यानी मुक्त पथों का जो औसत होता है उसी को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। और इसका जो मान होता है नैनोमीटर के करीब, यानी 10 का घात माइनस 9 मीटर होता है। जो इलेक्ट्रॉन का जो माध्य मुक्त पथ होता है वो 10 का घात माइनस 9 मीटर होता है। ठीक है, अप्रॉक्स ये एक एवरेज बता रहा है, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? यानी नैनोमीटर जो होता है, नैनोमीटर के करीब में इनका माध्यमुक्त पथ होता है, यानी बहुत कम होता है। आगे बात करें श्रांति काल। श्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम। तो जब इलेक्ट्रॉन चलता है और धनायनों से टकराता है तो दो क्रमागत टक्कर जो हुआ उसके बीच में तो वो क्या करता है, किसी से टकराता नहीं है। तो उस समय वो जो समय होता है उस समय को हम कहते हैं श्रांति काल। ठीक है, यानी कि दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय होता है उस समय को हम कहते हैं श्रांति काल। श्रांति काल क्या है? इलेक्ट्रॉन के धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। औसत समय को श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, श्रांति काल को टाउ से लिखा जाता है। टाउ का मतलब होता है जितना भी समय लगा हो, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन को t1 टाइम लगा, दूसरे का t2 है, t1 प्लस t2 प्लस डॉट डॉट प्लस tn बटे n, ये होता है श्रांति काल। ओके, अभी तक हम जो भी बातें कर रहे थे उसमें हमने अभी तक कोई बाहर से सोर्स नहीं लगाया था। ठीक है, जिससे क्या हो कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। अब अगर हम बाहर से कोई सोर्स लगा दें तब क्या होगा, उससे पहले हम श्रांति काल को कैलकुलेट कर लें। जो श्रांति काल होगा, एक्चुअल में काल का मतलब क्या है, समय। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी ले लिया जाए, दूरी क्या हो जाएगा, माध्य मुक्त पथ, और चाल क्या हो जाएगा, ये Vrms स्पीड, Vrms। और इसकी सहायता से हम इस श्रांति काल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाउ का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो आएगा 10 का घात माइनस 14 सेकेंड। बहुत कम, 10 का घात माइनस 14। समझ सकते हो रिलैक्सेशन टाइम, कितना इलेक्ट्रॉन कितना रिलैक्स करता है, कितना उसको समय मिलता है। 10 का घात माइनस 14 सेकेंड उसका रिलैक्सेशन टाइम होता है। ये 9 5 14 आप समझ सकते हो। ठीक है, सिर्फ वैल्यू रखा सिंपल, और कुछ नहीं किया। नाउ अब अगर हम कोई सोर्स लगा दें, सोर्स लगाने के बाद क्या होगा, अभी तक क्या था, उसका औसत उसमें वेग 0 था। लेकिन जब हम कोई वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं जो क्या करे, इलेक्ट्रॉनों पर बल लगा सके, यानी उसमें जो त्वरण उत्पन्न कर सके जिससे कि उसका जो औसत वेग है वो 0 ना रह जाए, तो जब आप वैद्युत क्षेत्र लगाओगे तो उस केस में वो जिस वेग से चलेगा उस वेग का नाम है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ठीक है, अनुगमन या अपवाह वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इसे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को जब वैद्युत क्षेत्र दे दिया जाए, यानी उसको वोल्टेज दे दिया जाए, चालक के सिरों के बीच हम एक वोल्टेज सोर्स लगा दें, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक नियत वेग से क्या करेगा, वो गति करेगा। ठीक है,
रैंडम मोशन नहीं रह जाएगा, अब वो क्या करेगा, उसका गति का तरीका बदल जाएगा। तो अनुगमन वेग, उसी समय उसका जो वेग होगा उस वेग को हम नाम देते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ठीक है, अपवाह वेग क्या हो जाएगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करता है उसे अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं, अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, और इसको हम Vd से डिनोट करेंगे, Vd से डिनोट करते हैं। और अगर आपको Vd कैलकुलेट करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये कितनी होगी, तो इसके लिए बल लगाएंगे, उस पर त्वरण आएगा। अच्छा, एक और बात है, जब आपने बल नहीं लगाया था तो दो क्रमागत टक्करों के बीच उसका जो रास्ता होता था वो कैसा था, एक सीधी रेखा थी। लेकिन जब आप वैद्युत क्षेत्र लगा दोगे तो उस केस में दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो रास्ता इस बार बनने वाला है इलेक्ट्रॉन का, वो परवलयाकार होगा, याद रखिएगा। ठीक है, परवलयाकार। जब आप बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सीधी रेखा में चलेगा दो क्रमागत टक्करों के बीच, लेकिन जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो दो क्रमागत टक्करों के बीच उसका जो रास्ता होता है वो परवलयाकार हो जाता है। ओके, अब ये Vd कितना होगा इसको कैलकुलेट किया जाए। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जब आपने बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा दिया तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने के कारण उस पर बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर जो बल होगा, बल क्या होता है, F बराबर क्यू ई हो जाएगा। क्यू का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश ई इंटू कैपिटल ई, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर बल। ये कब होगा, जब आपने क्या किया है, यहाँ पर एक कोई चालक है और इस चालक पर आपने क्या किया, वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया। जब वैद्युत क्षेत्र आप अप्लाई करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ध्यान रखिएगा, जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में लगाया तो जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके विपरीत दिशा में चलता है। जैसे आपने अप्लाई किया, यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ पर माइनस लगा दिया, तो आपने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की दिशा भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलेगा, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, ये भी याद रखने की जरूरत है। इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगने वाला है वो क्या लगेगा, माइनस का स्मॉल इंटू कैपिटल ई, क्योंकि जो बल लगेगा इसके वेग के विपरीत दिशा में लगने वाला है, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है इधर है और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। ठीक है, तो इस पर जो बल लगने वाला है वो बल की दिशा के अनुसार यहाँ पर जो F इक्वल टू होगा माइनस का ई इंटू कैपिटल ई हो जाएगा। अच्छा, हम जानते हैं बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए लिख सकते हैं। ये माइनस का ई इंटू कैपिटल ई, ए त्वरण है तो त्वरण यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, माइनस का ई कैपिटल ई बटे में m, ये निकल कर आया इलेक्ट्रॉन पर त्वरण। ओके, नाउ अब आपको क्या निकालना है कि Vd कितना होगा। तो जो Vd निकाला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd का मतलब आप गति का समीकरण लगा लो, v बराबर u प्लस ए टी, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, Vd बराबर u प्लस ए टाउ लेंगे, क्योंकि यह सब कुछ औसत में चलने वाला है, तो जो Vd हो जाएगा u प्लस ए टाउ हो जाएगा, ये बन जाएगा। u यहाँ ध्यान रखना, ये औसत ऊष्मीय वेग है, और हम पहले से जानते हैं कि जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से Vd क्या बन जाएगा, ये जीरो हो गया, और ये हो जाएगा अपने पास a इंटू टाउ। ठीक है, a का मान यहाँ रख देंगे और Vd का मान हमें मिल जाएगा, कितना मिलेगा, Vd इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई
बट्टे एम और साथ में ये निकल कर आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, या सिंपली आप याद रखो वी डी बराबर कितना, ए टाउ। अगर आप वेक्टर का चिन्ह नहीं लगाते तो माइनस चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, अगर वेक्टर का चिन्ह लगाते तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा, वी डी बराबर ए टाउ, जहां ए क्या होता है, स्मॉल ई कैपिटल ई बट्टे एम होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने जाना कि जो वी डी होता है, वी डी होता है ए टाउ, या इसी को लिखते हैं स्मॉल ई कैपिटल ई बट्टे एम इंटू टाउ। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो मान होता है वो अप्रोक्स में होता है 10 का घात -4 मीटर पर सेकंड, जो कि देख सकते हो बहुत ही कम होता है। अगर आपसे माना विकल्प में पूछ लेता है कि बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो ऊष्मीय वेग है, अनुगमन वेग और ऊष्मीय वेग में कौन बड़ा है, तो याद रखिएगा अनुगमन वेग जो होता है वो बहुत छोटा होता है, और जो ऊष्मीय वेग होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो 10 का घात 5 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ऐसे सवाल अक्सर आजकल पूछे जा रहे हैं। आगे बात करें, धारा जो होता है जब प्रवाहित होता है किसी चालक में, तो वो जैसे कि मान लो ये तार है और यहाँ पर तार थोड़ा सा मोटा हो गया, ये हो गया, तो जो धारा जैसे मान लो इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और इधर तार आपने मोटा कर दिया है तो भी कोई फर्क नहीं है, सेम धारा इधर भी प्रवाहित होगी, आई धारा ही प्रवाहित होगी। यानी कि तार के मोटे या पतले होने से विद्युत धारा के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ओके, चाहे तार पतला हो चाहे मोटा हो, जितना धारा आप भेजोगे उतनी धारा उसमें प्रवाहित होगी। ठीक है, नाउ तो एक दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि जैसे जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जा रही है, एक सिरे पर जैसे यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन थे, थोड़ी देर बाद क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो उत्तर है नहीं, क्योंकि धारा तभी प्रवाहित होगी जब आपका सर्किट कंप्लीट होगा, और जब सर्किट कंप्लीट है तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करेगा अगला इलेक्ट्रॉन उतना उस जगह पर पहुंच जाएगा, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की इसमें कोई कमी होने वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर कितना आवेश इसमें कमी या वृद्धि हुई, तो न आवेशों में कमी होती है ना आवेशों में वृद्धि होती है, जितनी धारा प्रवाहित हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन आवेशों में न कमी होगी ना वृद्धि होगी। ठीक है, क्योंकि जितना आवेश इधर ट्रांसफर होगा उतना आवेश उस जगह पर फिर से आता रहता है। नाउ आगे बात करें धारा घनत्व। धारा घनत्व हमने देखा कि तार के मोटा पतला होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है धारा के मान पर, लेकिन फर्क किस पर पड़ता है, धारा घनत्व पर। धारा घनत्व जो होता है ये धारा का एक सदिश रूप है, मेन धारा अगर कहा जाए तो यही है, धारा घनत्व ही है। तो धारा घनत्व जो होता है ये पहली बात ये सदिश राशि होता है, और ये होता कैसे है, डिफाइन कैसे किया गया, इसको जे से लिखा जाता है। जो जे होता है वो होता है किसी तार में अनुप्रस्थ काट के लंबवत जितनी धारा प्रवाहित होगी उसी को हम कहेंगे धारा घनत्व। यानी धारा घनत्व जो होता है J बराबर I बटा A, यानी कि किसी तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, और ये सदिश राशि इसको J से लिखा जाता है, J बराबर हो जाएगा I बटे A। अब यहाँ देख सकते हो कि A का जैसा जैसा मान होगा, क्षेत्रफल का मान जैसे जैसे होगा वैसे वैसे जे का मान भी चेंज होगा। जे जो होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना कम धारा घनत्व उतना ज्यादा। तो इसमें धारा घनत्व जैसे इधर पतला तार है तो इसमें धारा घनत्व ज्यादा होगा, इधर मोटा तार है तो इसका जो धारा घनत्व होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और इसके अलावा ये सदिश राशि, इसमें डायरेक्शन का भी महत्व है। अगर यहाँ से अगर आपको धारा कैलकुलेट करना तो इसको लिखेंगे जे डॉट ए। ठीक है, जे डॉट ए यानी कि जे ए इंटू कॉस थीटा, आप इसको पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जे ए कॉस थीटा लिख सकते हो, जहां थीटा क्या है क्षेत्रफल सदिश और जो धारा होगा उसके बीच का कोण हो जाएगा। इस तरह से जे ए कॉस थीटा होता है, ये पूरा रूप है। अगर धारा परिवर्तनशील हो यानी कि टाइम डिपेंडेंट हो, तो टाइम डिपेंडेंट होने पर आपको क्या करना है, आई जब कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर जे डॉट डी एस लगा लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे
अगर परिवर्तनशील होगा तो, ठीक है। अगर एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कोई फर्क नहीं, ये फार्मूला लगा ले। लेकिन अगर पता चला कि एक समान अनुप्रस्थ काट नहीं है इस तो उस केस में आपको इस तरह से यूज कर लेना है, आई बराबर क्या हो जाएगा जे डॉट टी एस, ठीक है। जे की दिशा, जे की जो दिशा होती है वो क्षेत्रफल सदिश की दिशा में होता है, यानी कि एकदम अनुप्रस्थ काट के लंबवत दिशा में होता है। धारा घनत्व के मात्रक की बात करें, मात्रक इसका जो होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका आपसे विमीय सूत्र पूछ ले अगर, तो धारा देखो धारा का ए हो जाएगा और इसका हो जाएगा नीचे एल स्क्वायर, तो ए एल पावर -2 आप इसको लिख सकते हो, ये इसका हो जाएगा धारा घनत्व का विमीय सूत्र, ठीक है। तो धारा घनत्व समझ गए, अगर धारा घनत्व समझ गए तो क्लियर होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो धारा होता है वो निर्भर ही नहीं कर रहा है कि जो चालक है वो पतला है मोटा है कहाँ कैसा, उस पर निर्भर नहीं कर रहा है। मतलब ये जो होता है ये पूरे पदार्थ का गुण होता है, जबकि जो धारा घनत्व होता है वो एक बिंदु का गुण होता है, ठीक है। समझ में आया, ये जो धारा होगा वो पूरे तार के गुण को बताता है, जबकि जो धारा घनत्व होता है तार के एक एक बिंदु के गुण को बताता है। ये जो विद्युत धारा आई है, धारा आई को आप कह सकते हो फ्लक्स धारा घनत्व का, ठीक है। ये आई को क्या कहते हैं, धारा घनत्व का फ्लक्स, धारा घनत्व का फ्लक्स कहा जाता है इसको, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा धारा जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, सॉरी धारा जो होता है माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। और जो धारा घनत्व जे होता है ये माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। हिंदी में कहते हैं माइक्रो को स्थूल, स्थूल गुण है और ये सूक्ष्म गुण है, ठीक है। स्थूल मतलब बड़े स्तर पर और सूक्ष्म का मतलब छोटे स्तर पर। तो उम्मीद है इसे समझ गए होंगे और मैंने डिफरेंस भी बता दिया दोनों में क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ गए। अगर तो आगे की बात किया जाए, आगे हम पढ़ेंगे ओम का नियम, ओम का नियम। ओम ने चालकों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम बताया था कि अगर कोई चालक है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है तो उसमें क्या देखा गया था कि अगर चालक का ताप ना परिवर्तित हो, उसकी भौतिक स्थितियां नियत रहे ना बदले, तो उस केस में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उतने ज्यादा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी जितना ज्यादा विभवांतर उतने ज्यादा उसमें विद्युत धारा होती है। तो ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर होगा वो चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, उसको आर से लिखते हैं। यहाँ पर जो आर है एक नियतांक है और इस नियतांक को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में बाधा, जो विद्युत धारा है उसके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। और जो आर बराबर निकालेंगे ये होगा V बटे आई, ठीक है, यानी V बटे आई बराबर आर। और ध्यान रखिएगा ये नियतांक होगा, ठीक है। तो ओम का नियम कुछ बच्चे गलत बताते कि V बराबर आई आर ओम का नियम है, वो गलत है। ओम का नियम जो है V अपॉन आई इक्वल टू आर है, लेकिन वो नियतांक है, यानी कि अगर विभवांतर और धारा का अनुपात नियत है तब तो वो ओम का नियम है, नहीं तो वो ओम का नियम नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो सब में, ये चीज तो सब में देखने को मिलती है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, तो सभी में देखने को मिलेगा गुण। लेकिन अगर ये V बटे आई का मान जो है वो नियत हो तो कहते हैं कि वो ओम का नियम है, नहीं तो नहीं है। ओम के नियम की खास बात है कि अगर आप
धारा और वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचते हो तो वो एक सीधी लाइन मिलती है। ठीक है, आप वोल्टेज धारा को बदल सकते हो। मान लो अगर यहाँ V ले ले, यहाँ I ले ले तो भी कोई फर्क नहीं है, इसी तरह से सीधी लाइन मिलेगी। मान लो कि यहाँ ये कोण थीटा बना रहा है, तो अगर यहाँ पर प्रतिरोध R निकालेंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस तरह से ले सकते हो। मान लो यहाँ का वोल्टेज V है और यहाँ पर धारा I है, तो R बराबर क्या होता है, V अपॉन I, यानी कि ये लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार होता है tan थीटा। R बराबर tan थीटा इसमें आ जाएगा। तो ओम के नियम का सिंपल सा यही फंडा है कि जब V और I के बीच ग्राफ खींचो तो क्या मिले, एक सीधी रेखा मिलती है, तो वो ओम का नियम वहां पर लागू होता है। और ओम का नियम होता है V अपॉन I इक्वल टू नियतांक। ठीक है, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक ओम के सम्मान में दिया गया है, जार साइमन ओम के, इसका मात्रक ओम कहा जाता है और ओमेगा से लिखा जाता है। ठीक है, तो जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध का मात्रक यहां से देख सकते हो, R बराबर V बटे I है। V का मात्रक होता है वोल्ट और I का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसको कहा जाता है ओम। ओम को ओमेगा से लिखा जाता है। ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, अगर इसका विमीय सूत्र लिखना है तो विमीय सूत्र भी लिख लो। R का विमीय सूत्र, तो R का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, वोल्टेज बट्टे करंट का विमीय सूत्र हो जाएगा। वोल्टेज V, V होता है W बाई क्यू, तो W बाई क्यू होता है, उसके अनुसार आप निकाल सकते हो। V है W बाई क्यू और W क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, F इंटू डी। अब देखो यहाँ पर बल का विमीय सूत्र हो जाएगा ml e पावर -2 और d का हो जाएगा L और Q का हो जाएगा AT। सबको एक साथ लिखेंगे, m L स्क्वायर टी पावर -3 a पावर -1, ये तो V का विमीय सूत्र हो जाएगा, m L स्क्वायर टी पावर -3 a पावर -1, और नीचे I है तो एक a और आ जाएगा, यानी कि m L स्क्वायर टी पावर -3 a पावर -2, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। तो विमीय सूत्र कैलकुलेट करना उम्मीद है आता होगा, क्योंकि आप कक्षा 11 में इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था प्रतिरोध के बारे में। हमने जाना R के बारे में, R इक्वल टू V अपॉन I होता है, और इसका विमीय सूत्र हमने जाना कि R का जो विमीय सूत्र होता है ये होता है m L स्क्वायर टी पावर -3 a पावर -2। इसके बाद हम जानते हैं आखिर चालकत्व क्या होता है। चालकत्व इसे कहते हैं कंडक्टेंस। प्रतिरोध का काम क्या है, प्रतिरोध का काम है धारा के मार्ग में एक अवरोध लगाना, यानी धारा प्रवाहित होने से रोकना। चालकत्व उसका व्युत्क्रम होता है। तो चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। चालकत्व को G से लिखते हैं और G इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R। ये चालकत्व होता है। अगर चालकत्व के मात्रक की बात करेंगे तो यहाँ पर R का मात्रक ओम होता है, इसका उल्टा हो जाएगा ओम इनवर्स, या को मो कहते हैं, मो, MHO, ओम का उल्टा। ठीक है, ये चालकत्व का मात्रक होता है। इसके बाद प्रतिरोध की निर्भरता की बात कर ले अगर हम, प्रतिरोध की निर्भरता, तो जो चालक होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो ना तो वोल्टेज पर डिपेंड करता, ना करंट पर डिपेंड करता, ना तो V पर निर्भर करेगा ना I पर निर्भर करेगा, क्योंकि V अपॉन I तो नियतांक आ रहा है। तो V और I पर जब निर्भर नहीं करता तो किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है चालक की लंबाई कैसी है, चालक की मोटाई कैसी है,
चालक किस पदार्थ का बना है, तो इन सब बातों पर निर्भर करता है ये प्रतिरोध। ठीक है, ताप पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध होगा वो निर्भर करता है कैसे, पहली चीज लंबाई, लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती, यानी कि R प्रोपोर्शनल L। और दूसरा होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दोनों को कंबाइंड करें, कंबाइंड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, R प्रोपोर्शनल L बाई A हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, उस नियतांक को रो से लिखते हैं, यानी R बराबर हो जाएगा रो इंटू L बाई A। यहाँ रो जो है, रो एक नियतांक है, इस रो को कहते हैं विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, चालकत्व नहीं, सॉरी, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं इसे, रो को, या दूसरा नाम है इसका प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। तो यहां से ध्यान दें, रो बराबर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा R इंटू ए बटे एल। ठीक है, जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है, R बराबर क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन में ए हो जाएगा। नाउ आगे देखा जाए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रो का मात्रक, तो जो रो का मात्रक होगा, आर का मात्रक ओम, ये मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर एक कट जाएगा, यानी कि ओम मीटर होता है। रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, अब एक विशेष बात ध्यान दें, जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर तो निर्भर करता है, लेकिन जो रो होता है ना तो लंबाई पर निर्भर करेगा, ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, ना वोल्टेज पर निर्भर करेगा, ना धारा पर। तो रो किस पर निर्भर करेगा, रो निर्भर करता है ताप पर। इसके अलावा निर्भर करता है किस पदार्थ का है, अलग अलग पदार्थ के लिए रो का मान अलग अलग होता है। ठीक है, तो कभी ऐसे सवाल आए तो ध्यान रखें, आर जो होता है वो वी और आई पर निर्भर नहीं करता, लेकिन चालक की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जबकि जो रो होता है ना लंबाई पर निर्भर करेगा, ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ना वोल्टेज पर, ना करंट पर, वो सिर्फ और सिर्फ बताता है पदार्थ का गुण, जिस पदार्थ का चालक बना हुआ उसका गुण बताता है, और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। आगे बात करें, तो विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, इसके बाद आता विशिष्ट चालकत्व। क्या होता है विशिष्ट चालकत्व, या जिसे आप चालकता कहते हो, चालकता। तो विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या होता है, जिस प्रकार जो चालकत्व होता था वो क्या होता था, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ठीक उसी प्रकार जो विशिष्ट चालकत्व या चालकता है ये होता है प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये इसको सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा होता है 1/रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। अगर सिग्मा का मात्रक लिखा जाए, सिग्मा का मात्रक क्या होगा, तो रो का मात्रक था ओम मीटर, तो इसका उल्टा हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को मो लिखते हैं, मो प्रति मीटर। ठीक है, ये सिग्मा का मात्रक हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर एक क्वांटिटी का विमीय सूत्र लिखने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बार बार मैं क्या लिखूं विमीय सूत्र हमेशा, तो विमीय सूत्र लिखने की प्रैक्टिस आपको करना ही करना है हर हाल में, चाहे जैसे, क्योंकि विमीय सूत्र इस पर आता है, इसके सिंपल फार्मूले पूछे जाते हैं, इसका सिंपल डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन में यही आएंगे 1 नंबर 2 नंबर में, तो इस पर विशेष फोकस करके इसको अच्छे से तैयारी इसकी कर लीजिए। ओके, आगे बात करें, ओम के नियम का एक वैकल्पिक रूप होता है, वो क्या होगा,
ओम के नियम का एक दूसरा भी रूप होता है जिसे आप ओम के नियम का सदिश रूप कहते हो, और ये होता है J बराबर सिग्मा ई। ये जो होता है ओम के नियम का वैकल्पिक रूप है, इसे आप ओम के नियम का सदिश रूप भी कहते हो। तो इसकी प्रूविंग भी कर लेते हैं, हम प्रूफ कर लेते हैं इसका। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले याद करो कि हमने पढ़ा धारा घनत्व J बराबर होता I अपॉन ए, ये हम जानते हैं। दूसरा चीज हम क्या जानते हैं, E इक्वल टू वी अपॉन एल होता है विभव प्रवणता की परिभाषा से। और तीसरा जो रिक्वायरमेंट है V इक्वल टू आई आर, ठीक है। और एक और रिक्वायरमेंट है R इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके हम ये वाला रिजल्ट प्रूव करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट पकड़िए, इसको लाइए। यहाँ पर देखो V है, यहाँ से इस चीज से आप क्या लिख सकते हो, V इक्वल टू हो जाएगा E इंटू एल। और यहाँ से देखो I को क्या लिख सकते हो, J इंटू ए, ठीक है। तो इन चीजों को उठा करके इसमें डाल दीजिए और R के प्लेस पर ये डाल दीजिएगा। तो क्या बन जाएगा, V की जगह रखेंगे E इंटू एल, I की प्लेस पर रख देंगे J इंटू ए, फिर R है, R के प्लेस पर रख दीजिए रो एल बाई ए। तो यहां से A से A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यल से यल भी इधर उधर हटा दो, E बराबर हो जाएगा J इंटू रो, ये निकल कर आएगा। या आप लिख सकते हो रो इक्वल टू E अपॉन में J। एक तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता था 1 अपॉन रो, तो सिग्मा जब 1 अपॉन रो है तो क्या करिए, रो के प्लेस पर आप लिख दीजिए 1 अपॉन सिग्मा। तो रो के प्लेस पर जैसे 1 अपॉन सिग्मा रखोगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, 1 बाई सिग्मा इक्वल टू ई बाई जे, तिरछा गुणा कर लो, जे बराबर हो जाएगा सिग्मा ई। और यही ओम के नियम का वैकल्पिक रूप है, ठीक है। फिर से समझ लें, इसके लिए आपको तीन चीजों की जरूरत थी। एक तो ओम का नियम सिंपल, दूसरा धारा घनत्व की परिभाषा, तीसरा जरूरत था जो विभव प्रवणता आपने पढ़ा था वो, और फिर अगली जरूरत है आर का मान, ठीक है। तो ये सारा मान उठा करके क्या करिए, ओम के नियम में रख दीजिए इन तीनों को, वी आई और आर का मान। रखने के बाद जो कुछ कटे पिटे इससे आपको ई इक्वल टू जे रो मिल जाएगा, या रो इक्वल टू ई बाई जे भी लिख सकते हो। और हम जानते हैं कि जो सिग्मा होता है जिसे आप विशिष्ट चालकत्व कहते हो, ये होता 1 बाई रो। तो ये 1 बाई रो हो जाएगा, यानी रो इक्वल टू 1 बाई सिग्मा। जैसे ही ये मान उठा करके यहाँ पर रखोगे, रखने के बाद ये बनेगा, तिरछा गुणा करोगे, जे बराबर सिग्मा ई आ जाएगा। ये ओम के नियम का एक वैकल्पिक रूप होता है। एक और बात है जो जान ले, गतिशीलता। गतिशीलता मोबिलिटी जिसे कहा जाता है। गतिशीलता का मतलब होता है जब आपने विद्युत क्षेत्र लगाया किसी चालक पर, तो एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो जिस वेग से गति करेगा, यानी जिस अनुगमन वेग को वो प्राप्त करेगा, उसी अनुगमन वेग को हम गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता का मतलब होता है एकांक विद्युत क्षेत्र प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर अपवाह वेग गतिशीलता कहलाएगा। और इसको म्यू से लिखा जाता, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी, और बटे में हो जाएगा ई, ठीक है। ये होता है मोबिलिटी यानी गतिशीलता, वी डी बटे ई। अब यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा कि वी डी इक्वल टू होता था ए इंटू टाउ। तो वी डी की जगह ए टाउ रख देंगे तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टाउ अपॉन में ई। ये भी चलेगा फॉर्मूला। और भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं त्वरण जो हमने अभी पढ़ा, त्वरण कितना आया था, स्मॉल ई कैपिटल ई बटे एम। चिन्ह छोड़ के लिख रहे हैं स्मॉल ई कैपिटल ई बटे एम। तो ये मान उठा करके अगर इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा, म्यू इक्वल टू
ए की जगह स्मॉल ई कैपिटल ई बटे एम, यहाँ टाउ है और बटे ई है, ई से ई कट जाएगा तो ये म्यू आ जाएगा कितना, ई टाउ बटे, ठीक है। तो ये हो जाएगा गतिशीलता, मोबिलिटी, ई टाउ बाई एम हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक एकदम से क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट भी रहता है तो उसे आप क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध हमें कैलकुलेट करना है, क्या होगा संबंध इनके बीच। तो अगर कोई चालक है तरह से और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो है ए, और इस पे आपने वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया है। वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया मतलब यहाँ पर प्लस वोल्टेज और यहाँ पर माइनस वोल्टेज, तो ये वैद्युत क्षेत्र आपने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके विपरीत दिशा में वी वेग से चलता है, यानी अपवाह वेग से इसके विपरीत ये चलता है। तो मान लीजिए इसकी जो लंबाई है ये है डेल्टा एल है, ओके, डेल्टा एल हमने मान लिया इसमें। और यहाँ पर मान लेते स्मॉल एन है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये हमने मान लिया है स्मॉल एन है। हमें क्या चाहिए, अपवाह वेग और विद्युत धारा, दो ही चीज चाहिए सिर्फ। तो हम जानते हैं कि जो धारा होता है आई इक्वल टू क्या होता है, आवेश बटे समय, ये होता है, ठीक है। धारा क्या होता है, प्रवाहित आवेश बटे समय, हमने ये पढ़ा है। अब धारा, अब यहाँ पर Q हमें निकालना होगा। Q का मतलब होता है, याद होगा, एन ई बटे टी, पहले पढ़ चुके। Q बराबर एन ई। एन क्या है, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये जो चालक है इसमें कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उसकी संख्या हो जाएगी। अब हम यहाँ पर n को कैलकुलेट करें, n कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे आयतन, ये हो जाएगा कैपिटल एन क्या है, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां से n बराबर स्मॉल n, ऐसे आयतन कैसे निकालेंगे, इसका आयतन निकालने का तरीका है क्षेत्रफल को लंबाई से गुणा कर दो। क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा एल लंबाई है और क्षेत्रफल इसका ए है, यानी ए इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। भाई डेल्टा एल को हम यहाँ पर देखें, अगर निकाले, डेल्टा एल क्या है, इनके बीच की दूरी। तो अगर वीडी वेग से मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, यहाँ आएगा, इसको टाइम अगर डेल्टा टी लग रहा है, तो डेल्टा एल दूरी क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा चाल गुणे समय, यानी कि वीडी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसकी जगह हम रख देंगे एन ए, डेल्टा एल की जगह हो जाएगा वी डी इंटू डेल्टा टी, ये एन का मान आ गया। ये जो एन का मान है इसमें रख देंगे। रखने के बाद धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ए वी डी डेल्टा टी, और नीचे है डेल्टा टी। या डेल्टा टी यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था, केवल टी लिखा था, तो आप टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ डेल्टा टी बना देते हैं। तो ये नीचे डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा। अच्छा, ये आई, एक चीज और छूट गया, ई भी रहेगा यहाँ पर, ई। तो इस सबको एक साथ लिख करके हम क्या बना सकते हैं, आई बराबर बचा क्या, एन है, ई है, ए है और वी डी। तो एन ई ए वी डी, यही होता है अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध। आई बराबर कितना, एन ई ए वी डी। ओके, तो उम्मीद है ये संबंध आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। धारा घनत्व के लिए इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए। तो आई का मान एन ई ए वी डी, और नीचे ए से ए कट जाएगा, तो J बराबर कितना आ जाएगा, J बराबर आ जाएगा एन ई वी डी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखिएगा। वेक्टर फॉर्म में इसको अगर लिखोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस का एन ई वी डी, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। ये धारा घनत्व के पदों में हो जाएगा। तो
इन बातों को बिल्कुल विशेष तौर से याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। फार्मूलों का यहाँ भरमार है, लेकिन हमको घबराना नहीं है। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति करना है। तो हमने अपवाह वेग इससे पहले पढ़ा है, उसमें हमने जाना था कि विद्युत धारा और अपवाह वेग में जो संबंध होता था वो होता था I बराबर NEA VD, ये भी हमने पढ़ा। यहां से तो मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, और इससे पहले विभव प्रवणता की परिभाषा से आ जाए। विभव प्रवणता की परिभाषा कहता है E इक्वल टू होता V बाई L, ये विभव प्रवणता की परिभाषा है। ओके, तो यहां से और आगे देखा जाए क्या कर सकते हैं हम। हमने पढ़ा है VD बराबर A टाउ, ठीक है। इन तीन चीजों का इस्तेमाल होने वाला है। क्या, एक तो आपने जो पढ़ा है I इक्वल टू NEA VD, दूसरा है E इक्वल टू V बाई L, और तीसरा चीज है VD इक्वल टू A टाउ, ठीक है। यानी कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग का जो फॉर्मूला था। अब A का मान क्या होता है, जो त्वरण होता था, याद करो, जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक में है और उस पर जब आप वैद्युत क्षेत्र लगाते थे तो उस पर जो बल लगता था, जो कि QE होता था, वो किसके बराबर होता था, MA के। यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम स्मॉल e इंटू ई कैपिटल ई लिखते हैं। यहां से त्वरण निकालेंगे, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल e अपॉन स्मॉल e इंटू कैपिटल ई बटे M। तो ये जो त्वरण आया है इसको इसमें रख दें तो VD कितना हो जाएगा, ये जो VD बन जाएगा अपने पास स्मॉल e कैपिटल E बटे M इंटू टाउ हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। नाउ देखो, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 व 3 से VD बराबर लिख सकते हैं स्मॉल e टाउ बाई M, और ये जो E है E के प्लेस पर आप क्या लिख लो, V बाई L। ओके, ये समीकरण 4 नाम दे दिया हमने। अब इस VD का मान यहां समीकरण 1 में रख देते तो क्या बनता है, VD का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा, I बराबर NEA, और जो VD है VD के प्लेस पर लिखेंगे E टाउ अपॉन M इंटू V बाई L, E टाउ अपॉन M V बाई L को और सिंप्लीफाइड कर ले, N E और E का मल्टीप्लाई करेंगे NE स्क्वायर टाउ अपॉन M, साथ में है यहाँ पर A, नीचे है L और V, या इसको हम लिख सकते हैं V बराबर, ये पूरा चीज इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ट्रांसफर करने के बाद देखते हैं क्या बनता है, ML आ जाएगा और नीचे आएगा NE स्क्वायर टाउ A, और साथ में है यहाँ पर I, ये लिख सकते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ML NE स्क्वायर टाउ और A ये सब कुछ नियत है किसी एक चालक के लिए। तो जब ये सब कुछ नियत है, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल I, ठीक है। यहां से पता चल रहा है कि जो V है वो धारा के समानुपाती है, और यही तो ओम का नियम था, यानी कि V इक्वल टू R इंटू आई लिखते हैं। ये जो समीकरण है इसको समीकरण नंबर 5 नाम दे दे, और ये समीकरण 5 व 6 से R का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ML बटे NE स्क्वायर टाउ इंटू A, ये प्रतिरोध आ जाएगा, जो कि ये कैसा है, नियत है, और नियत है यही ओम का नियम है, ठीक है। जो V प्रोपोर्शनल I आया यही क्या है, यही ओम का नियम है। ठीक, सिंपल वे, बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से समझ लो।
पहले आपने धारा और Vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग में जो संबंध पड़ा I इक्वल टू NEA Vd लिखिए। दूसरा, आप विभव प्रवणता की परिभाषा से E इक्वल टू V बाई L आ जाए, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में जहां संबंध पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग Vd इक्वल टू a टाउ होता था। त्वरण क्या होगा? त्वरण जो होगा स्मॉल ई कैपिटल E बाई m होगा, इसकी जगह रख दिया। और ये जो E का मान समीकरण 2 में है, इसको उठा के समीकरण 3 में रख दीजिए, तो Vd आ जाएगा E टाउ अपॉन m इंटू V अपॉन L। ठीक है, यहाँ से Vd भी प्रोपोर्शनल है L इसके V के, याद रखिएगा। नाउ अब इस Vd का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो I बराबर NEA और Vd की जगह E टाउ बाई M V बाई L हो जाएगा। नाउ इसको सिंप्लीफाई करें और देखें ध्यान से, ये चीज इतना है। अब हम क्या करेंगे, हमें V चाहिए क्योंकि ओम का नियम जानते हैं, V प्रोपोर्शनल I होता है, तो इसको इधर भेजेंगे, ML ऊपर आएगा, NE स्क्वायर टाउ A नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ML बटे NE स्क्वायर टाउ A, अगर फिजिकल कंडीशन मेंटेन रहे तो उस केस में ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा, नियत होगा, यानी इसको लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल I। यही ओम का नियम है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे, कांस्टेंट R आता था, तो R का मान यहाँ पर किसके बराबर होगा? ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू A हो जाएगा। ठीक है, ये ओम का नियम आ गया। अच्छा, R अगर आ गया है तो आप रो निकाल सकते हो। रो इक्वल टू क्या होता था? जो विशिष्ट प्रतिरोध था, रो होता था R इंटू A अपॉन में L होता था। तो यहाँ जो R का मान आया, उस R के मान को अगर इसमें रखते हैं, तो रखने के बाद अपने पास क्या बन जाएगा? R का मान है ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ A, और यहाँ है RA अपॉन L। A और L जो है वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो सिंपल ये बच जाएगा M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ये आ जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध रो। इसी तरह से आप चालकता भी यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो इसके पदों में। अगर चालकता निकालना है, सिग्मा जो कि क्या होता है 1 बाई रो, यानी इसको उल्टा कर दो, NE स्क्वायर टाउ अपॉन में M, ये हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओम का नियम था पूरी तरह से कंप्लीटली। आप एक बार इसको अपने आप से प्रैक्टिस करिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओमीय तथा अनओमीय परिपथ क्या होते हैं? ओमीय परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें ओम का नियम लागू होता है, और अनओमीय परिपथ वह होता है जिसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ओमीय परिपथ की अगर हम बात करें, ओमीय परिपथ में V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, जो कि R से लिखा जाता है। ये वाला जो कंडीशन है ये ओमीय परिपथ के लिए है, ओमीय परिपथ के लिए। और इसमें अगर आप वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ खींचोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, ये बात है किसके लिए? ओमीय परिपथ के लिए। और अगर R कांस्टेंट ना हो तो उस केस में हम कहेंगे उस परिपथ को अनओमीय परिपथ। ठीक है, तो अनओमीय परिपथ वह होता है जिसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओके, याद रखिएगा, अनओमीय परिपथ का मतलब जिसमें ओम का नियम लागू ना हो। अनओमीय परिपथ में अक्सर जो चीजें आती हैं वो जैसे आएगा आपके पास, सिंपल एग्जांपल है डायोड वाला, पीएन संधि डायोड जिसमें लगा होता है, वो जो परिपथ होता है अनओमीय परिपथ होता है। उसमें जब आप करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचोगे तो वो सीधी लाइन नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ हम एग्जाम्पल के रूप में जैसे ले लें, टार्च का जो बल्ब होता है वो भी एक तरह से ले सकते हो एग्जाम्पल। टार्च के बल्ब में क्या होता है, यहाँ पर हमने धारा दिखाया, इधर वोल्टेज दिखाया, और अगर टार्च के बल्ब के लिए वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ खींचते तो सीधी लाइन नहीं मिलता है। तो मिलता कैसा है हमको? वो कुछ इस प्रकार का कर्व मिलता है, एक्सपोनेंशियल कर्व। यानी कि इसमें पहले तो क्या होता है, कम वोल्टेज पर धारा बड़ी तेजी से बढ़ती है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं धारा इस तरह से बढ़ती जाती है, सेचुरेट होते जाती है इस तरह से। ये था टार्च का बल्ब जो कि एक एग्जाम्पल है अनओमीय परिपथ का, टार्च का बल्ब।
इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम बात करें तापायनिक वाल्व की, तापायनिक वाल्व में ये धारा है, इधर वोल्टेज है। जब तापायनिक वाल्व की बात करते हैं तो तापायनिक वाल्व का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से ऐसे बनता है। ये तापायनिक वाल्व के लिए है, तापायनिक वाल्व। ठीक, ये भी देख सकते हो सीधी लाइन नहीं मिल रहा है इसमें वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ, इसलिए ये भी अनओमीय परिपथ है। और भी इसके एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि हम डायोड का एग्जाम्पल ले ले, पीएन संधि डायोड। इसके लिए अगर आप धारा और वोल्टेज के बीच ग्राफ खींचते हो तो जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से मिलता है। ये वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए है? ये डायोड के लिए है, पीएन संधि डायोड के लिए। तो इसमें भी सीधी लाइन नहीं मिल रही वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ, इसलिए ये भी अनओमीय परिपथ है। ठीक है, इसी तरह से और भी हम बात करें, वैद्युत अपघट्ट की बात कर ले, अगर हम वैद्युत अपघट्ट ले लेते हैं, उसके लिए ग्राफ खींचते हैं वोल्टेज और करंट के बीच, वैद्युत अपघट्ट। तो वैद्युत अपघट्ट के लिए जब ग्राफ खींचेंगे तो उसमें होता क्या एक्चुअल में, पहले तो आप वोल्टेज दोगे तो उसमें धारा बहेगी नहीं, कारण क्योंकि उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। कुछ देर बाद बहेगी तो धारा तेजी से बहती है इसमें, इस तरह से। ठीक, यहाँ तक तो धारा ही नहीं आई और इसके बाद तेजी से धारा इस तरह से बढ़ती है, ये वैद्युत अपघट्ट है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हमने खींचे ये किसके लिए है? अनओमीय परिपथ के लिए। ओमीय परिपथ वही होगा जिसमें आई और बी के बीच का ग्राफ क्या होगा? एक सीधी रेखा मिलेगी। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। ये चालकों का परिपथ केवल देखा जाता है जिसमें जो कि ओमीय परिपथ होता है। ओमीय परिपथ मेंटेन करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस है, जैसे फिजिकल स्टेट ना बदले, ताप दाब में परिवर्तन ना हो, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं ओमीय और अनओमीय परिपथ के लिए। प्रतिरोधकता की ताप निर्भरता, तो अगर हम चालक की बात करते हैं, इस चैप्टर में हम विशेष रूप से चालक की बात करते हैं, तो चालक में क्या होता है कि ताप बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर जो प्रतिरोधकता है रो, वो क्या होता है रो, जैसे ताप बढ़ाते जाओगे तो उस केस में इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो चेंज होती है इस तरह से। ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। इसके लिए चालक के लिए है, याद रखिएगा ये चालक के लिए है। और अगर यही चीज आप अर्धचालक के लिए यूज करोगे तो उसमें जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो का मान क्या होगा? वो घटेगा, यानी प्रतिरोधकता घटेगी। ये किसके लिए है? अर्धचालकों के लिए, अर्धचालक जैसे जर्मेनियम और सिलिका। ठीक है, अगर चालक है, चालक पदार्थों में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है प्रतिरोधकता उनकी बढ़ती है। और अर्धचालक में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और प्रतिरोधकता क्या होगी? घटती जाएगी। अब एक और प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैसे हम बात करें जिन्हें अतिचालक, अतिचालक पदार्थ यानी सुपर कंडक्टर जिन्हें कहते हो, सुपर कंडक्टर। अतिचालक वो पदार्थ कहलाते हैं जिनमें ताप बढ़ाओ, अगर ताप बढ़ाओ इनकी प्रतिरोधकता जो होती है वो घटती है। ठीक है, ताप बढ़ाते जाते हैं प्रतिरोधकता घटती जाती है, और एक ऐसा कंडीशन होता है कि ये जो घटते 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 जीरो हो जाती है, जिसकी प्रतिरोधकता जीरो हो जाए, यानी ताप बढ़ाते गए प्रतिरोधकता घटती गई और एक क्या होगा? निश्चित ताप पर क्या होगा? प्रतिरोधकता का मान जीरो हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थों को अतिचालक कहा जाता है। और ये जो गुण होता है इस गुण को कहते हैं अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, अच्छा भाई ये निर्भर कैसे करता है? तो अगर हम किसी टेम्परेचर T पर निकालना चाहते हैं कि प्रतिरोधकता क्या होगा, तो T पर जो प्रतिरोधकता होता है वो पहले तो T0 पर यानी इनिशियल टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता, और साथ में बनेगा 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। ये प्रतिरोध इस तरह से टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यहाँ पर जो T है वो अंतिम ताप है और T0 क्या है? प्रारंभिक ताप है। अल्फा कहलाता है यहाँ पर ताप प्रसार गुणांक,
ताप प्रसार गुणांक, जो कि प्रति डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। तो ये याद रखिएगा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, रो टी इक्वल टू रो टी जीरो, या खाली रो लिखो कोई फर्क नहीं है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब ताप में परिवर्तन। ठीक है, यहां से अगर आप इस अल्फा का मान निकालना चाहोगे तो अल्फा का मान कैसे निकलेगा, रो टी माइनस रो टी जीरो बट्टे यहां पर हो जाएगा डेल्टा टी, यानी कि आप डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो, टी माइनस टी जीरो, और साथ में आएगा 1/, ये भी आ जाएगा, ये अल्फा निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखो, या इसको ऐसे याद रखो, अल्फा बराबर हो जाएगा डेल्टा रो अपॉन में डेल्टा टी, और साथ में यहाँ पर रो, इससे याद रखो। ठीक है, प्रतिरोध में प्रतिरोधकता में परिवर्तन, और नीचे ताप में परिवर्तन, और ये जो रो है ये क्या है, प्रारंभिक प्रतिरोध है। चाहो तो रो जीरो लिख सकते हो या रो टी जीरो लिख सकते हो, अपने ऊपर निर्भर है, जैसा भी याद रख सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो कि जैसे जैसे अल्फा का जो मान होगा, उस अल्फा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रो होता है उसमें परिवर्तन होता है। तो ये जो ताप प्रसार गुणांक है, अगर चालक की बात करेंगे तो चालकों के लिए पॉजिटिव होता है, और अगर हम अर्धचालकों की बात करेंगे तो ताप प्रसार गुणांक जो होता है निगेटिव होता है। यही कारण है कि जब ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रतिरोधकता जो होता है वो बढ़ता है चालकों का, और अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटता है। क्लियर है? ठीक है, जो अल्फा होगा ये चालक है, चालक के लिए जो अल्फा होगा वो पॉजिटिव होगा, और अर्धचालक के अल्फा होगा वो नेगेटिव होगा। समझ गए? उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है यदि किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दें तो प्रतिरोध जो होगा प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना गुना हो जाएगा। ऐसे सवाल अक्सर मिलते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। प्रारंभिक लंबाई L है और क्षेत्रफल मान लीजिए A है, प्रतिरोधकता जो है वो रो है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रारंभिक प्रतिरोध रो इंटू एल बाई ए। ठीक, ये है प्रारंभिक प्रतिरोध। अंतिम प्रतिरोध आपको बताना है R डैश कितना होगा, जबकि L डैश जो लंबाई है वो कितना कर दिया जाता है, इस प्रारंभिक लंबाई का n गुना कर दिया जाता है। ठीक, तो ध्यान दे कि आखिर परिवर्तन क्या नहीं होगा। अगर आप तार को खींच रहे हो तो लंबाई बढ़ गई, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है यानी उसकी जो मोटाई है वो क्या होती है, घट जाती है। लेकिन एक चीज नहीं परिवर्तन होता, वो है आयतन। तो आयतन जो होगा परिवर्तन नहीं होगा। तो आयतन जब परिवर्तन नहीं होगा तो अंतिम आयतन और प्रारंभिक आयतन बराबर होंगे। अंतिम आयतन बराबर प्रारंभिक आयतन। आयतन निकालने का तरीका क्या है, लंबाई को गुणा कर दो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, एल डैश इंटू ए डैश। अंतिम ये प्रारंभिक निकालना हो तो एल इंटू ए कर दो। हमने ए डैश मान लिया, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अंतिम वाला है। तो यहां से एल डैश का मान रख दो कितना, एन एल इंटू ए डैश इक्वल टू यहाँ पर एल इंटू ए है। इस एल से इसका एल हटा देंगे तो ए डैश आ जाएगा ए, और नीचे एन आ जाएगा। मतलब लंबाई n गुना करिया तो क्षेत्रफल जो होगा वो n गुना घट जाएगा। समझ में आया, यानी 1/n टाइम्स हो जाएगा क्षेत्रफल। नया प्रतिरोध R डैश क्या हो जाएगा, रो में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि रो पदार्थ का गुण है जो ना लंबाई पर निर्भर करता ना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो रो R डैश इक्वल टू रो इंटू एल डैश बाई ए डैश हो जाएगा। रो एल डैश का मान कितना है, एन एल रख दो यहां पर, और ए डैश का मान क्या आया है, ए बाई एन। एन ऊपर चला जाएगा, आर डैश इक्वल टू एन, और एन का गुणा हो जाएगा एन स्क्वायर, रो इंटू एल बाई ए बचेगा। देखो रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए क्या है, आर है।
तो आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर आर। मतलब जो प्रतिरोध होगा वो प्रारंभिक प्रतिरोध का एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। ओके। अच्छा, माना बाई चांस आपसे पूछ ले कि बताइए प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो प्रतिशत अगर आपको निकालना है, प्रतिशत डेल्टा आर कितना होगा, तो क्या करो, प्रतिरोध में परिवर्तन आर डैश माइनस आर बटे प्रारंभिक प्रतिरोध और गुणे 100। ये परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका, यानी प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ गया अगर आपसे पूछ ले तो उस केस में आप ऐसे निकाल सकते हो, ये प्रतिशत वृद्धि है। तो आर डैश का मान है कितना, एन स्क्वायर आर माइनस आर, नीचे भी आर गुणे 100, आर कॉमन करके हटा देंगे, क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 बटे कुछ नहीं गुणे 100। ठीक, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि प्रतिरोध में कितना वृद्धि हुआ। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, ऐसे सवाल आए तो आप आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि n गुना कर दे, 2 गुना 3 गुना 1.5 गुना जो भी कह दे कि इतना खींचकर लंबा किया गया, उसके अनुसार आप ये प्रोसेस अपना करके आराम से निकाल सकते हैं। सवाल कह रहा है कि 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के तार में 0.5 एम्पियर की धारा है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 4 गुणे 10 का घात 28 प्रति मीटर क्यूब है। याद कीजिए, पहला पार्ट बताना धारा घनत्व और दूसरा पार्ट में कैलकुलेट करना है अनुगमन वेग। तो सवाल सिंपल है, सवाल देख के समझ में आया होगा कि बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं सिंबल के नोटेशन में। तो पहले त्रिज्या दे रखा, त्रिज्या को आर से लिखते हैं, ये 0.5 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 0.5 इंटू 10⁻³ से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा मीटर। और धारा दे रखा आई से लिखते हैं, धारा आई बराबर कितना है, 0.5 एम्पियर। इसके बाद क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गुणे 10 का घात 28 प्रति मीटर क्यूब, यानी एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n दे रखा है 4 गुणे 10 का घात 28। पहला चीज आपको बताना धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व को हम लिखते क्या है, J से लिखते हैं, और J इक्वल टू क्या होता है, I बटे A। ठीक, तो I A का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मान रख लो सबका। I का मान धारा है 0.5 और पाई का मान रखेंगे 3.14 और त्रिज्या है 0.5 इंटू 10⁻³ और इसका स्क्वायर करना है 0.5 और 10⁻³ है इसका स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन करना तो सबको आता है। और इसका आंसर जब करोगे तो 6.37 और यहाँ 10 का घात आ जाएगा 5। ठीक है, मात्रक धारा घनत्व का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये धारा घनत्व कैलकुलेट हो गया। धारा घनत्व के बाद दूसरी चीज हमें जो कैलकुलेट करना है वो है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग जो होता है वो होता है वीडी। वीडी कितना होगा, तो वीडी कैलकुलेट करने के लिए आप एक तो जे निकला है, जे का इस्तेमाल करके कर सकते हो। दूसरा चीज और भी तरीका लगा सकते हो इसको कैलकुलेट करने के लिए, आपने एक संबंध पढ़ा था I बराबर NEA VD, यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको VD कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, NEA नीचे आ जाएगा, I अपॉन NEA। ठीक, इसका इस्तेमाल करके VD को कैलकुलेट कर सकते हैं। धारा घनत्व I अपॉन ए धारा घनत्व होता है, तो इसको चाहो तो J अपॉन NE भी लिख सकते हो, इसको चाहो जैसे I अपॉन ए जो हो जाएगा वो J हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा NE, ये भी लिख सकते हो। नहीं तो सारा मामला सब कुछ पता ही है तो सबको रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। J का मान आया 6.37
10⁵, n का मान है 4 इंटू 10⁻28, ई का मान होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद यह आएगा 6 नहीं आएगा, 9.95 आएगा। 9.95 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। और हम जानते हैं कि अनुगमन वेग 10⁻⁻4 की कोटि का होता है, तो उसे आप 10⁻⁻4 अप्रॉक्स में ले सकते हैं, क्योंकि ये इसको अप्रॉक्स में आप 10 मान सकते हो, तो 10⁻�4 मीटर पर सेकेंड ये बन जाएगा इसका अनुगमन वेग। और इलेक्ट्रॉनों का जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है इसी कोटि का होता है, तो चाहो अगर आप तो इसको अप्रॉक्स में लिख सकते हो 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। बहुत कम होता है अनुगमन वेग, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि अनुगमन वेग और जो क्या नाम ऊष्मीय वेग दोनों में कौन बड़ा है, तो दोनों में जो बड़ा होता है वो ऊष्मीय वेग बड़ा होता है। ठीक है, ऊष्मीय वेग बहुत ज्यादा होता है, 10⁻+5 होता है, और ये 10⁻−4 या -5 होता है, तो दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻11 मीटर की त्रिज्या में की कक्षा में 2.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से भ्रमण करता है, इसके समतुल्य वैद्युत धारा ज्ञात करो। तो सवाल तो सिंपल है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में ये नाभिक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, इसकी चारों तरफ परिक्रमा करता है इस तरह से। ठीक है, ये v वेग से परिक्रमा कर रहा है, इसकी त्रिज्या है मान लो r। तो एक चक्कर जब लगाएगा तो जो समय लगेगा उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। और अगर हमको यहाँ धारा कैलकुलेट करना है, इसका समतुल्य कितना धारा बनेगा, तो धारा I = होता था Q/T, प्रवाहित आवेश बटे समय। तो यहाँ पर आवेश इलेक्ट्रॉन का होगा तो E/T होगा, जहां T क्या है, T कहलाता है आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर लगाने का समय। तो एक चक्कर लगाने में इसको जो समय लगेगा वो क्या होगा, दूरी बटा चाल। तो इसकी जो दूरी होगी ये टोटल चारों तरफ का इसकी परिधि हो जाएगा, जो कि होता है 2πr, और इसकी चाल है v, तो 2πr/v, ये आवर्तकाल हो जाएगा। ये मान उठा के इसमें रख देंगे, तो धारा I = क्या हो जाएगा, E/ में यहाँ पर 2πr, और जो नीचे ये v है ये ऊपर चला जाएगा, EV/2πr, ये हो जाएगा प्रवाहित धारा, यानी इसकी समतुल्य धारा। चलो मान रख लो, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। V इस वेग से चल रहा है, ये है वेग 2.2 × 10⁶, नीचे 2, पाई का मान 3.14, और त्रिज्या r त्रिज्या दे रखा है 5 × 10⁻11 मीटर। ठीक, ये सारा मान हो गया। अब बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए और आराम से आंसर निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत अब होगी नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 1.12 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इसी को आप लिख सकते हो 1.12 मिली एम्पियर, ये इसके समतुल्य धारा होगी। ठीक है, ऐसा सवाल भी ट्रेंडिंग में है, इसलिए इस टाइप के सवाल को भी करने की आदत डालिए। और मेन यही सवाल है, इसी टाइप का सवाल बस आपके पास क्या कर सकता है, चार्ज बदल सकता है। तो इसके लिए कोई झंझट नहीं होनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए। कह रहा है एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले इसका प्रारंभिक प्रतिरोध R = हो जाएगा ρ × L/A। चलो ये मान लिया। लंबाई जो होता है L डैश,
वो क्या कर दिया जा रहा, 10% बढ़ा दिया जा रहा। तो प्रारंभिक लंबाई L थी, इसमें इसका 10% जोड़ दो, 10% मतलब 10/100, समझे। L प्लस L का 10% यानी ये अंतिम लंबाई हो जाएगी, यानी कि ये एक जीरो कट दो इसमें से, 1/10। तो इसको हल करो, 10 एकम 10 और 1 11, यानी कि 11/10 L। ये आ जाएगा लंबाई जो कि वृद्धि हुई, वृद्धि के बाद लंबाई है। हम जानते हैं कि क्या नहीं परिवर्तित होगा, आयतन। तो आयतन में परिवर्तन होगा नहीं, यानी A डैश इंटू एल डैश बराबर इधर हो जाएगा A इंटू एल। ठीक है, ये आयतन अपरिवर्तनशील है इसके लिए। नाउ A डैश एल डैश की जगह कितना रखेंगे, 11/10 L। इधर है A इंटू एल, L से L हटा देंगे, A डैश इक्वल टू हो जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे, यानी 10/11 A। ये निकल कर आया। अब हमें बताना कि प्रतिरोध कितना बढ़ा, तो पहले अंतिम प्रतिरोध कैलकुलेट करें। तो अंतिम प्रतिरोध R डैश इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू एल डैश अपॉन A डैश, यानी कि R डैश इक्वल टू रो, एल डैश का मान कितना है 11/10 L, और नीचे A डैश का मान है 10/11 A, यानी कि R डैश इक्वल टू, देखो ये 11 ऊपर जाएगा 10 नीचे रहेगा, यानी कि 11/10 का होल स्क्वायर रो इंटू एल अपॉन ए। R डैश आ जाएगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 121/100, और रो इंटू एल बाई ए किसके बराबर है, R के बराबर है, तो इसको R लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास आया R डैश। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, तो परसेंटेज हमें निकालना है इसमें। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा प्रतिरोध में परिवर्तन, यानी R डैश माइनस R बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणे 100। ठीक है, ये होता प्रतिशत वृद्धि का सूत्र। R डैश का मान है 121/100, R इसमें भी R है, R को बाहर कॉमन कर ले, नीचे R है, इस R से R कैंसल। देखो इधर 100 से इधर गुणा होगा, 121 माइनस 100/100 और इधर गुणे 100, 100 से 100 कट गया, प्रतिशत है ध्यान रखें। तो 121 में 100 घटेगा, यानी 21%, यानी प्रतिरोध में वृद्धि कितनी आ गई, 21%। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो मैंने इस सवाल के बारे में पहले चर्चा की थी कि इस टाइप के सवाल आते ही आते हैं, ऐसे सवाल की प्रैक्टिस जरूर करिए। इसके अलावा जो ताप निर्भरता वाले सवाल हैं वो भी ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो ताप निर्भरता वाले जो सवाल हैं वो बुक से उसको भी आप प्रैक्टिस कर ले। प्रतिरोधों को जोड़ना है, उनका संयोजन करना है, तो जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का वो दो प्रकार से किया जाता है, एक तो श्रेणी क्रम और दूसरा हो सकता है समांतर क्रम, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या आएगा, तुल्य प्रतिरोध, और समांतर क्रम में क्या आएगा, तुल्य प्रतिरोध, उसको समझते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक प्रतिरोध हमने ये लिया, मान लो R1, इसी के साथ हमने फिर ये दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिया R2, और भी इधर तीसरा जोड़ दिया, जितने हो ऐसे जोड़ सकते हैं R3, और इन सब को उठा करके हम क्या करें, एक सोर्स से जोड़ दें। वोल्टेज सोर्स हमने यहाँ पर लगा दिया V, तो इस V से जो धारा निकलेगी I, वो सभी प्रतिरोधों में एक ही होगी। तो ध्यान रखने वाली बात, श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होती है वो सभी प्रतिरोधों में एक ही बहती है, कोई अलग धारा नहीं बहेगी। ठीक है, श्रेणी क्रम में ध्यान रखना कि जो I होगा वो क्या होगा, एक समान रहने वाला है सबके लिए, जितने भी प्रतिरोध होंगे सबके लिए। तो बदलेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ इनके सिरों के बीच विभवांतर। R1 के सिरों के बीच का विभवांतर मान लीजिए V1, R2 के सिरों के बीच का विभवांतर मान लीजिए V2, और R3 के सिरों के बीच का विभवांतर V3। और ये जो V1, V2 और V3 जब जोड़ेंगे तो ये जो आपने वोल्टेज लगाया इसी के बराबर आएगा। हालांकि कुछ कम होता है, क्योंकि जो तार लगा है, जो संयोजन में हम तार प्रयोग करते हैं उसका भी प्रतिरोध होता है, इसलिए कुछ कम हो सकता है।
बट अप्रॉक्स में मान लीजिए कि इक्वल ही होता है। अगर आइडियली हम सोचते हैं आदर्श रूप में तो ये तीनों के योग के बराबर v होना चाहिए। नाउ ओम का नियम लगाएं। ओम के नियम से v बराबर क्या होता है आई आर। यहां से अगर I निकालोगे तो क्या हो जाएगा v अपॉन आर, या v बराबर आई आर है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे रखते हैं। तो अगर आप v1 निकालोगे तो v1 क्या हो जाएगा, धारा एक ही तीनों में है आई आर वन। v2 निकालोगे आई आर टू, और v3 निकालोगे तो आई आर थ्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो v बराबर क्या होता है v1 प्लस v2 प्लस v3। आइडियल अगर हम सोचते हैं तो v का मान v1 प्लस v2 प्लस v3 के इक्वल होगा। तो तीनों का मान रख ले, i इसमें कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या r1 प्लस r2 प्लस r3। i को नीचे लाएं, v अपॉन आई बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। v अपॉन आई क्या हो जाएगा, यही तुल्य प्रतिरोध होता है, इसको r से लिख दें, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, नाउ समांतर क्रम संयोजन की बात करें। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो प्रतिरोध होगा उसके दोनों सिरे जो होंगे, सभी प्रतिरोधों के सिरे जो होंगे एक साथ जुड़ते हैं। देखो जितने भी प्रतिरोध होंगे सबके सिरों को बैटरी से जोड़ना है। चलो ये जोड़ दिया और इनके सारे सिरों को एक साथ मिला लिया। अब इसको उठा के हमको बैटरी से जोड़ना है। ये ठीक, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब ध्यान दो, हमने यहाँ वोल्टेज V लगाया तो चाहे R1 पकड़े, चाहे R2, चाहे R3, तीनों के लिए जो V का मान है वो समान रहने वाला है, क्योंकि तीनों के सिरों के बीच ये V ही लगा हुआ है। तो बदलेगा क्या, मान लो यहाँ से धारा आई गया तो ये धारा तीन भाग में यहाँ पर बट जाएगा। मान लो ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। ठीक है, अब धारा अगर निकाला जाए, धारा क्या होगा, धारा जो I होता है वो V अपॉन R होता है ओम के नियम के अनुसार। तो अगर इस सूत्र से कैलकुलेट करें, यहाँ ध्यान रखना समांतर क्रम संयोजन में जो V होता है वो क्या होता है, समान रहता है। जितने भी प्रतिरोध होंगे सबके लिए विभवांतर समान रहेगा। तो इस सूत्र से अगर I1 कैलकुलेट करेंगे तो I1 क्या बनेगा, V तो समान है R1, V बटे R1। I2 कैलकुलेट करेंगे V बाई R2, और I3 तीसरे वाले में कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा V अपॉन R3। ये यही I धारा तो तीनों यहाँ पर बटा है और यही फिर मिल करके यहाँ पर फिर से I बना देंगे। ध्यान रखना, सेल से जितनी धारा निकलती है उतनी ही सेल में धारा वापस आती है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I का मान रख दो V बटे R, और I1 I2 I3 सब में देखो, सब में ऊपर V है तो इस V को कर लो कॉमन। तो V कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V से V कैंसल, तो 1 बाई R इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होती सभी में एक समान रहती है, और धारा को नापने के लिए जो हम यंत्र लगाते हैं वो होता है अमीटर। ठीक है, इसको किस यंत्र से नापते हैं, धारा को, जो धारा होगा उसको हम अमीटर से नापते हैं। अमीटर को कहाँ जोड़े जिससे हमको सही रीडिंग मिल सके, तो सही रीडिंग लेने के लिए हमको इसके श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है। धारा नापने के लिए हम अमीटर का इस्तेमाल करते हैं और ये जोड़ा जाता है किसमें, श्रेणी क्रम में। ठीक है, क्योंकि सभी प्रतिरोधों में धारा समान रहती है, किसमें, श्रेणी क्रम में। अगर हमें नापना है विभवांतर, तो विभवांतर नापने के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर होता है उसको कहाँ लगाया जाए जिससे हमें विभवांतर मिले, तो विभवांतर जो होता है दो बिंदुओं के बीच होता है। तो जिस भी प्रतिरोध का विभवांतर नापना सिरों के बीच, उसके सिरों के बीच आप क्या करो, वोल्ट मीटर को सेट कर दो। तो जब इसके सिरों के बीच ऐसे मान लो वोल्ट मीटर आपने यहाँ पर लगा दिया ऐसे, तो ये वोल्ट मीटर किसके हो गया, ये इनके समांतर क्रम में हो गया। समझ में आया, तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, यानी पैरेलल में। ठीक है,
अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में ही क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एक समान रहती है। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते, क्योंकि वोल्ट मीटर नापता दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ठीक है, और जब किसी भी प्रतिरोध के सिरों के बीच अगर आप वोल्ट मीटर लगाओगे तो वो समांतर क्रम में हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। बात करें विद्युत ऊर्जा क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई सेल है, उससे अगर आप आवेश निकाल रहे हो, तो जितना आवेश उससे लोगे उसी के अनुसार क्या होता है कि उसकी जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। तो विद्युत ऊर्जा का मतलब होता है कि आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ठीक है, तो आप विभवांतर की परिभाषा से इसको समझ सकते हैं। विभवांतर की परिभाषा क्या था, V बराबर W/Q। इस सूत्र से अगर आप W निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू V। ठीक है, तो ये जो किया गया कार्य है, यही कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। समझ में आया? तो विद्युत ऊर्जा अब ये अपने पास आ गया। देखो हम जानते थे Q बराबर होता था I इंटू टी, आई बराबर Q/T, तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी। इसका मतलब जो W होगा, जो विद्युत ऊर्जा आएगा वो क्या हो जाएगा, इसकी जगह IT रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो V इंटू क्यू, तो V इंटू आई इंटू टी। ठीक, मात्रक इसका जूल होता है। और हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR, तो V की जगह IR इसमें रख दोगे ओम के नियम से, तो W बराबर क्या हो जाएगा, I और I का गुणा हो जाएगा I² R और T। ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। फिर हम जानते हैं I इक्वल टू होता है V/R। अगर ये इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, W बराबर V², नीचे R² और साथ में यहाँ पर RT। R से इसका स्क्वायर हटा देंगे तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, V²/R इंटू टी। तो इन सारे फार्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम विद्युत ऊर्जा कैलकुलेट करने में। ओके, ये जो हमने लिखा ये सब इनके मात्रक क्या हैं, जूल है। अगर हम देखें तो इसका जो हम नॉर्मल यूज करते हैं यूनिट, वो कैलोरी में भी यूज करते हैं। ऊष्मा के रूप में अगर हम बात करें कि जो विद्युत ऊर्जा वो ऊष्मीय ऊर्जा में अगर बदल रही है, यानी ऊर्जा की जो हानि हो रही है, तो ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा, तो उसको हम नापते हैं कैलोरी में। कैलोरी में नापेंगे तो कैलोरी के लिए याद रखना, एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। एक कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.18 जूल, जिसको अप्रॉक्स में अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं 4.2 जूल। तो अगर एक जूल की बात करें, एक जूल में कितने कैलोरी होंगे, तो ये 4.2 नीचे आ जाएगा, 1/4.2 कैलोरी। यानी कि अगर आपको उसमें ऊर्जा कैलकुलेट करना है कैलोरी में, तो कैलोरी में कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल क्या करिए, H से, चलो हीट को हम H से अगर लिख दें तो जो फार्मूले हैं उसको डिवाइड कर देंगे, जैसे VIT था, इसको डिवाइड कर देंगे 4.2 से, तो ये कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी फार्मूले सबको 4.2 से डिवाइड कर दो, सब के सब किस में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, कैलोरी में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, पावर यानी शक्ति की बात करें, अगर वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य जिसे कहते हो, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर, पावर जो डिफाइंड किया गया है P बराबर W/T, यानी कि एकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा को हम कहते हैं वैद्युत शक्ति। पावर क्या होता है, एकांक समय में व्यय विद्युत ऊर्जा। ठीक है, यानी P बराबर W/T पावर का सूत्र होता है, और मात्रक किसका कहें तो ये जूल और नीचे सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, या इसको नाम दिया गया है वाट। ठीक है, पावर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। अब पावर के डिफरेंट फार्मूले आप इन्हीं से बना सकते हो, ये आपने विद्युत ऊर्जा के जो सूत्र पढ़े हैं उन्हीं में बारी बारी से क्या करो, T से भाग करते चले जाओ। जैसे पहला फार्मूला है W बराबर VIT,
तो टी से भाग करेंगे तो टी टी कट जाएगा, तो पावर आ जाएगा P इक्वल टू V इंटू आई। दूसरा फार्मूला आई स्क्वायर आर टी है, तो टी से टी कैंसिल करोगे तो पावर का फार्मूला आ जाएगा क्या, आई स्क्वायर आर। तीसरे फार्मूले में टी से भाग करोगे तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं, सारी चीजें। नाउ पावर में एक इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसे हम कहते हैं अश्वशक्ति। अगर पूछ ले, अश्वशक्ति भी इसी पावर का ही मात्रक है। तो अश्वशक्ति होता है 746 वाट के बराबर। अगर आपसे पूछ ले कि एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट, तो 746 वाट होता है। ठीक है, किलोवाट अगर 1 किलोवाट पूछ ले, इसका मतलब 1000 वाट होता है। नाउ इसी के आधार पर अगर हमें W कैलकुलेट करना है तो T से गुणा कर लें, P इंटू टी। तो W क्या है, विद्युत ऊर्जा है, और P क्या है, पावर है। पावर का मात्रक वाट और T का मात्रक क्या होता है, सेकंड। वाट सेकंड भी विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, वाट सेकंड जो होता है ये भी विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अब कोई जरूरी है कि इसको P को हम वाट में रखें, किलोवाट भी रख सकते हैं। T को सेकंड में रखना जरूरी, घंटे में कर दो, किलोवाट घंटा। तो कॉमर्शियल यूनिट जो होता है, जो ऊर्जा का कॉमर्शियल यूनिट यानी कि व्यापारिक मात्रक, ये जो होता है वो होता है यूनिट, या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, BTU यूनिट। और ये यूनिट का मतलब होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये ऊर्जा का ही मात्रक है। ठीक है, तो जो ऊर्जा का मात्रक है उसको आप यूनिट में लिख सकते हो, और यूनिट का मतलब होता है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। तो इसको जूल में भी कन्वर्ट करने को पूछ सकता है आपसे कि इसको जूल में कन्वर्ट करो। तो जूल में कन्वर्ट करना है अगर आपको, 1 किलोवाट घंटा kWh से लिखा जाए, इसका मतलब हो जाएगा 1 किलोवाट और 1 घंटा। 1 किलोवाट घंटा का मतलब 1 किलोवाट को गुणा कर दो किससे, 1 घंटा से। 1 किलोवाट का मतलब होता 1000 वाट, 1000 का मतलब 10 का घात 3 वाट। और 1 घंटा, इसको कन्वर्ट करो सेकंड में, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये 60 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 का घात 3 है और 1 2 जीरो और बढ़ा दो, 10 का घात 5 कर लो, और 6 और 6 का गुणा 36 कर लो, वाट सेकंड। वाट सेकंड जो है वो किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, इसको जूल में लिख सकते हो। 36 गुणे 10 का घात 5 जूल। दशमलव में करो, 3.6 गुणे 10 का घात, यहाँ पर आप 36 को 3.6 बना रहे हो तो यहाँ पर एक बढ़ाना पड़ेगा पावर, 10 का घात 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा जो होगा वो 3.6 गुणे 10 के घात 6 जूल के बराबर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आजकल देखा है इसको कि ये बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि किलोवाट घंटा ही पूछे, आपसे पूछ सकता है कि जो यूनिट है, एक यूनिट कितने जूल के बराबर होता, तो वो भी यही उत्तर होगा, 3.6 गुणे 10 का घात 6 जूल। ओके, और ये कैलकुलेट करने के लिए कहता है कि 1 किलोवाट घंटा को आप जूल में बदलो, तो इस तरह से बदल सकते हो। सिंपल सर्किट सवाल लिए हमने, जो कि बहुत ही आसान है, जिसको आपने कक्षा 10 में पढ़ रखा है, कोई कठिनाई नहीं इसमें। इसमें बिंदु ए और बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले पार्ट को अगर हम इसका हल करें, इसका सोल्यूशन निकालें, तो हमें करना क्या होता है, हमें शुरुआत वहां से करनी है जहां पर हमको ज्यादा प्रतिरोध दिखाई पड़े। तो ये ज्यादा दिखाई पड़ता है इस कॉम्बिनेशन में, तो इस पार्ट को पहले हल करते हैं। यहाँ पर देखो 8 ओम 8 ओम समांतर क्रम में दिख रहे हैं। चाहो तो आप नाम दे दो, इसको नाम दे दे R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो देखा जाए पहले R2 व R3 ये किसमें है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। और अगर समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका क्या बन जाएगा, R बराबर R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। कन्वर्ट कर सकते हो, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो R बराबर क्या आएगा, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। उसके अनुसार R क्या आ जाएगा, R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3।
3, यानी कि कितना हो जाएगा 8। अगर आप ये नहीं जानते तो भी आप डायरेक्ट ऐसे लगा लो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। हालांकि जब मैंने कैपेसिटर पढ़ाया था, संधारित्र पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि कैसे आया था। तो ये कितना हो जाएगा 1 यहाँ R2 R3 है 1/8 प्लस 1/8 यानी 2/8 यानी कि 1/4। तो R बराबर कितना आ गया 4 ओम। ये दोनों जुड़ करके एक सिंगल बन गए, यानी अब आपका डायग्राम ऐसा बन गया ये, और एक ये बन गया ए, यहाँ पर बी। ये 8 ओम है और ये बन गया कितना 4 ओम, यानी कि ये R1 है और ये हो गया आपका R। तो अब देखा जाए R1 और R श्रेणी क्रम में हो गए, सिंपल R1 व R श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो उस केस में सिंपल R इक्विवेलेंट R1 प्लस R यानी कि 8 प्लस 4 12 ओम। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आ गया कितना आ गया 12 ओम। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसमें केवल इतने सवाल पूछ सकता, आपसे पूछ सकता है इसमें एक बैटरी लगा के दे दिया, फिर पूछ लिया कि बताओ इस पे धारा कितनी बह रही है प्रत्येक प्रतिरोध में। मान लो कि इसी में कह दे कि एक बैटरी लगी है इसे, और ये इस तरह से इसमें हमने 4 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब आपसे पूछ रहे प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी है, तो तुल्य प्रतिरोध 12 आया, तो 12 ये 4/12 करोगे तो धारा निकल आएगा 1/3। तो जो धारा इसमें जाएगी वो धारा यहाँ पर दो भागों में बट जाएगी, और बराबर प्रतिरोध है तो आधा आधा होगा। जैसे यहाँ पर धारा जा रही थी कितनी 1/3, ठीक है, V/R के अनुसार। तो 1/3 धारा जा रही, तो इसमें क्या हो जाएगा 1/6, इसमें 1/6, समझ में आया। उसका आधा 1/3 का आधा क्या हो जाएगा 1/6, तो 1/6 एम्पियर 1/6 एम्पियर इसमें आएगा। तो ऐसे सवाल भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट भी बहुत सिंपल है। यहां पर देखा जाए कि हम शुरुआत कैसे करें, ए और बी दो पॉइंट जिनके बीच निकालना उनको पकड़ के रखिए, यानी इनके बीच जो प्रतिरोध लगा उसको हम एक साथ कंसीडर करेंगे। तो ये इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, ये अकेला है। हाँ, इसके बीच में ये भी लगा हुआ तो इसके साथ कुछ कर सकते। इन दोनों को ध्यान से देखो, नाम चाहो तो दे दो, ये R1 हो गया, R2 हो गया ये, और ये हो गया R3। तो फिर देखा जाए R2 और R3 किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर इसका अगर हल करें तो R2 व R3 श्रेणी क्रम में है, और अगर ये श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा लीजिए, R इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 प्लस R3 यानी कि 3 + 3 जो कि हो जाएगा 6 ओम। अब ध्यान से देखो ये दोनों जुड़ करके एक बन गए, एक बन गए यानी कि ये आपके पास 3 ओम लगा है और इसके साथ ये जुड़ करके ये दोनों एक बन गए, ऐसा बन गया। और ये कितना आ गया अपने पास 6 ओम आ गया। ठीक है, ये आपका R1 है और ये आ गया R। अब ध्यान से देखो R1 और R कैसे हो गए, ये समांतर क्रम में हो गए, यानी कि R1 व R समांतर क्रम में है। तो अगर ये समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा R1 इंटू R बट्टे R1 प्लस R। ठीक है, जैसा अभी बताया था फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग। तो R1 का मान 3 ओम, R का मान 6 ओम, R1 का मान 3 और प्लस 6, यानी कि 6 3 18 और नीचे 9, 9 1 कम 9, 9 दूना 18, यानी कि तुल्य प्रतिरोध इसका कितना आ गया 2। ठीक है, उम्मीद है ऐसे सवाल आए तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारे सवाल हैं आपके एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, तो उन सवालों की भी प्रैक्टिस रखिएगा। बहुत आसान होते हैं ऐसे सवाल, कोई कठिन नहीं होते हैं। बाई चांस कभी कभी ये डायग्राम दे दे, ये 2 और एक और बना दे इधर 3 प्रतिरोध ऐसे लगा दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया और इसको यहाँ से जोड़ दिया। ये R1 है, R2 है और R3, ए और बी। अब आपसे कह दे कि बताओ इसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो इसमें करना क्या है, सिंपल देखो ये वाला पॉइंट इसको इधर खींच दो, इस वाले पॉइंट को इधर खींच दो। तो जब ध्यान से खींचोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि ये बन जाएंगे आपके पास, ये देखो एक ए है, इस पॉइंट को मान लो मैं इसे सी मान लूं, तो इस पॉइंट को डी मान लूं। तो एक पॉइंट ए है, सी है, डी है, बी है,
तो ए और डी एक जगह जुड़े हैं, तो ए और डी एक जगह जोड़ लो। ओके, और फिर देखो बी और सी एक जगह है, तो एक जगह बी और सी ले लो। अब इन दोनों के बीच देखो ए और सी के बीच एक प्रतिरोध लगा है R1, सी और डी के बीच एक प्रतिरोध लगा है R2, और बी और डी के बीच एक प्रतिरोध लगा है R3। अब समझ गए होंगे ये किस में बन गए, ये बन गए सीधा समांतर क्रम में। ठीक है, अब समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा करके और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, ऐसे सवाल आए तो आप आराम से कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम बात करेंगे वैद्युत सेल, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु, पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी, इन सबको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।